तो बच्चों हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर पोएम 2.3 फ्रॉम योर टेक्स्ट, क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो दो पोएम्स डिलीटेड है वो तो आप लोग सबको मालूम ही, ऑफ कोर्स वो मैंने उस पेपर पैटर्न वाले उसमें भी एक्सप्लेन की हुई है कौन सा पार्ट डिलीटेड है। ठीक है, वो एक बार गो थ्रू कर लेना वो वीडियो प्लीज ध्यान से, वो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। ओके, ये है डिस्कस करना है अपने को इंच केप रॉक। Now, two important things that you have to know about this poem is first that the format of this poetry is actually called a ballad. What is it called? ये आपको पूछते हैं एग्जाम में, ये कौन सी फॉर्मेट है, कौन सा स्टाइल ऑफ पोएट्री है? ये बैलेड स्टाइल ऑफ पोएट्री है। व्हाट पोएम है या पोएट्री है, which means that it is actually a story without a very tight rhyme scheme. ठीक है, राइम स्कीम आपको दिखेगी नो डाउट, बट दिस इज मोर ऑफ अ स्टोरी फॉर्मेट रादर देन अ प्रॉपर वेरी स्ट्रिक्ट पोएम फॉर्मेट। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आपको, जिसको हम लोग हिंदी में इसको गाथा गीत या कथात्मक गीत बोलते हैं, है ना, उसको इंग्लिश में आप बैलेड कहते हो, यानी कि अ स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ पोएट्री। ओके, let's go through the entire poem first quickly and then we'll go to the individual questions of what will be asked in your theory paper in your board exams. So the Inchcape Rock, that is number one you have to remember is ballad. Second thing you have to remember is इस पोएम में बहुत सारे आपको ओल्ड इंग्लिश के टर्म्स मिलेंगे जिसका आपको जो करंट मॉडर्न यूजेज है वो पता होना चाहिए। ये दो चीजों को ध्यान में रख के शुरू करो, है ना। क्या है द इंचकेप रॉक? नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, the ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. तो क्या डिस्क्राइब कर रहा है पहले चार लाइंस में? क्या डिस्क्राइब किया पहले वर्स में कि एक शिप है, बड़ी सी कोई शिप है जो फिलहाल बहुत ही स्टिल वाटर्स में जा रही है, ज्यादा कुछ उसकी मूवमेंट नहीं है। कील समझते हो, शिप का एक पार्ट होता है कील, है ना, और वो वहां पर बिल्कुल स्टेडी है और कोई मोशन नहीं दिखा रहा है, राइट। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। नोटिस फ्लोड को उन्होंने कैसे लिखा है? द वेव्स वर फ्लोइंग। अपन जनरली कैसे लिखते हैं? वेव्स आर फ्लोइंग या वेव्स वर फ्लोइंग ओवर द रॉक, राइट। बट FLO अपॉस्ट्रोफी विद D, दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट। ओल्ड इंग्लिश में ये काफी यूज होता था। Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape bell. So there is a rock in the sea which is called the Inchcape rock. ये एक नाम है, ठीक है, उन्होंने नाम रखा है, क्यों है अभी आएगा आगे। और उस इंचकेप रॉक से एक धागे से, एक बड़े रोप से क्या बांधा हुआ है? एक बड़ी सी बेल बांधी हुई है ना। और बिकॉज जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया, फर्स्ट वर्स में बताया कि ज्यादा वेव्स नहीं है, तो वो बेल ज्यादा आवाज नहीं कर रहा है क्योंकि वेव्स उसको मूव नहीं कर रही है। इज दैट अंडरस्टूड? द एबट ऑफ एबरब्रोथॉक had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. Four things, four different sentences, very very important. Abbot of Aberbrothock. तो एबट क्या होता है भाई, पहले ये बताओ। एबट का मीनिंग क्या होता है? एबी होती है एक बिल्डिंग, जो मोनेस्ट्री बोलते हैं अपन, जहाँ पे मंक्स रहते हैं, साधु लोग जो रहते हैं ना, वो उस बिल्डिंग को, उस ड्वेलिंग प्लेस को एबी कहते हैं। उसका जो हेड होता है उसको एबट कहा जाता है, ठीक है। एबरब्रोथॉक, एबरब्रोथॉक क्या है ये नहीं पता होता है अक्सर बच्चों को। किसी को आइडिया है? Aberbrothock is a place in Scotland. So if you go to there's a place called Angus in Scotland, Canterbury वगैरह की जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, उधर के जो हेड्स होते थे उनके ऊपर ये पोएम लिखी गई है बेसिकली, ठीक है। मतलब उन्होंने एज अ सोशल सर्विस ये बेल लगाई थी। हाँ, मतलब एबरब्रोथॉक जो जगह है स्कॉटलैंड में, वहां के जो मोनेस्ट्री के हेड थे, जो एबट थे, उन्होंने क्या किया कि सी में जो रॉक है उसके ऊपर जाके एक बेल बांधी। क्यों बांधी? क्योंकि अगर शिप आएगी और वो रॉक उनको नहीं पता है, वो रॉक दिखेगा नहीं, तो शिप टकराएगी और ऑब्वियसली देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ, लोगों का नुकसान होगा। तो वो भाई अच्छा आदमी था, प्रीस्ट था, मंक था वो, तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं वहां पे बेल बांध देता हूं,
ताकि जब वेव्स आएगी और ज्यादा तूफान होगा, स्टॉर्म होगा, तो बेल की आवाज से शिप को पता चल जाएगा कि साइड हट जाना है, वहां पे बड़ा पत्थर है। समझ में आ रहा है? यू कैन इमेजिन क्या बता रहा है वो, स्टोरी बता रहा है आपको पोएम के थ्रू। नहीं तो इसका टाइटैनिक हो जाता ना, इसका तो जो भी शिप आएगी तो वो तो टकरा जाएगी रॉक से। सो अब देखो क्या बोल रहा है वो, एबट ऑफ एबरब्रथॉक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक, और उसने एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, बॉय मतलब एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डाला। बॉय मतलब बेसिकली क्या है, एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डाला जिसके ऊपर उसने बेल को बांध दिया, एंड ओवर द वेव्स द वार्निंग ऑफ द बेल यूज्ड टू बी अ साइन फॉर ऑल द ट्रैवलर्स। यहां तक सबको क्लियर हुआ, समझ में आया? यस, ओके ओके, आगे कहानी बढ़ती है। So when the rock was hid by surges swell मतलब when the sea was at a very high level, तो हाई टाइड था जब ही, है ना, जब वेव्स जब ऊपर हो जाती थी तो रॉक दिखता नहीं था, तो there is greater risk. So when the rock was hid by surges swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous means dangerous rock, and blessed the abbot of Aberbrothock. अभी ब्लेस्ड अगर अपन करंट इंग्लिश में लिखेंगे, मॉडर्न इंग्लिश में, तो अपन ब्लेस्ड लिखते हैं ना, ईडी, ब्लेस्ड। बट ब्लेस्ड का मतलब अलग होता है, ब्लेस्ड का मतलब अलग होता है ना। बट ये BLEST ये गलत स्पेलिंग है करंट के हिसाब से, बट ओल्ड इंग्लिश में ये सही माना जाता था। समझ रहे हो? तो भाई जब जो मैरिनर्स है, जो ट्रैवलर्स थे, है ना, वो उस बेल की वजह से they used to be saved, they used to get the warning, and every time they used to thank whoever that person was, the abbot, कि भाई चलो एक भले आदमी ने वहां पे बेल लगाई तो हम बच गए, ऐसा। So that day what happened? That day everything was nice and still and there was sunshine, कोई तूफान नहीं था। So the sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. मतलब birds were flying here and there and they were chirping and singing and everything was nice and bright. The buoy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. तो जहां पे वो इंचकेप बेल बांधा हुआ था रॉक के साथ, जो बॉय यानी कि जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जिसपे वो बांधा हुआ था, वो थोड़ा डार्क कलर का था, दूर से दिख रहा था। ग्रीन पानी में वो दूर से आपको दिख जाएगा। सो जो शिप जिसकी अभी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, इट वॉज अ पायरेट शिप। कैसी शिप थी वो? पायरेट शिप थी। पायरेट मतलब, पायरेट का मतलब प्लंडरर्स ऑफ द सी, है ना, यानी कि समुद्री डाकू, हिंदी में कहते हैं अपन। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन आप सबने देखी है ना, जॉनी डेप की। जैसे लैंड पे डाकू घोड़े पे आते हैं, तो समुद्र में तो बोट पे जाएंगे ना, शिप पे जाएंगे। तो सर राल्फ द रोवर ये थे पायरेट, ये एक भाई साहब बड़े खतरनाक पायरेट हुआ करते थे वो टाइम पे, समझो। सो ही वाज वॉकिंग ऑन द डेक ऑफ हिज शिप एंड ही वाज वेरी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज भाई कोई तूफान नहीं है, शिप एकदम मस्त स्मूथली चल रही है। तो उसके दिमाग में क्या आया, जब आप बहुत रिलैक्स्ड हो, कुछ बैठे हो, कुछ काम नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, है ना, खुराफात आती है आपके दिमाग में, मस्ती आती है। तो ऐसे इनके साथ भी हुआ। तो देखो क्या लिखा है, द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वाज सीन, अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक, ही वाज वॉकिंग ऑन द डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक। उसकी नजर उस बॉय पे गई। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. He was very happy, his heart was very full with joy. But the problem with pirates or problem with such people is that इनको खुशी किससे मिलती है? ये जो चोर, डाकू, चोर उचक्के वगैरह जो होते हैं, बदमाश लोग, इनको क्या नॉर्मल चीजों से खुशी मिलती है क्या? नहीं, इनको विकेटनेस, इनको मस्ती करने से, किसी का नुकसान करने से, किसी का डिस्ट्रक्शन करने से इनको खुशी मिलती है। सो हिज हार्ट वाज मर्थफुल, मतलब इट वाज हैप्पी, बट हिज द सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस वुड कम फ्रॉम विकेटनेस, बदमाशी करने से आता वो। समझ रहे हो? सो व्हाट ही डिड वाज he was looking at that Inchcape float. So he said his eye was on the Inchcape float. Quoth he, means he said, my men, put out the boat and row me to the Inchcape rock
and I'll plague the abbot of Aberbrothok. और उसने सोचा मैं एक काम करता हूं, मैं वहां जाके वो जो बेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूं. So the boat is lowered and the boatmen row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. तो उसने भाई वो गया और उसने अपने आदमियों को बोला कि एक छोटी सी बोट निकालो शिप पे से, और वो जो रेस्क्यू बोट्स नहीं होती छोटी छोटी, आपने देखी होगी मूवीज में दिखाते हैं, वो निकाली और गया वो कहां पे, रॉक के पास. और ये पिक्चर आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से दिखाया है. So he went there and he bent over from the boat and he, with his sword, he cut the rope that was tying the bell to the rock. And he felt very happy. He felt, अरे वाह चल, कुछ नुकसान किया, कुछ है ना, तोड़फोड़ कर दी, उसको बहुत खुशी मिली. So he went there and he did whatever he wanted to do. So down sunk the bell with a gurgling sound. जब अपन ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हो कैसा बुड़बुड़ बुड़बुड़ बबल्स आते हैं ना, वो गर्गलिंग साउंड होती है ना. सो डाउन संक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. So his idea, his intention was what? कि जो भी इंसान आता है वो सारी तारीफ करता है, सारे लोग तारीफ करते हैं उसकी, वो एबट की जिसने वो बेल लगाया. तो अब मैंने ऐसा काम कर दिया कि अब कोई उसको ब्लेस नहीं करेगा, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा. अगेन यू कैन सी द नेगेटिव माइंडसेट. ये पूछेगा आपको वो क्वेश्चंस में. आप देखो यहां पर एक क्वेश्चन है उसका, आगे आएगा कि वो माइंडसेट बताओ किसका, सर रैल्फ द रोवर का. तो उसको ये नोट करते जाओ ये बातों को. तो यहां तक समझ में आया, उसने बेल को काट दिया. देन आगे बढ़ते हैं कहानी में. क्या? सर रैल्फ द रोवर सेल्ड अवे. He scoured the seas for many a day. Scouring मतलब कि लूटना, किसी चीज को स्कावर करना. हाँ, इन जनरल एक वर्ड होता है स्काउरिंग, मतलब कि आप बहुत फ्रैंटिकली किसी चीज को ढूंढ रहे हो या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो या लूटने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज स्काउरिंग. Okay? So Sir Ralph the rower sailed away. He scoured the seas for many a day and now grown rich with plundered store. लूटा हुआ माल जो उसने लिया था ना, उसका बहुत सारा पैसा, उसके बाद बहुत सारे खजाने वगैरह वो लेके he was rich. He steers his course for Scotland's shore. मैंने आपको बताया एबरब्रोथॉक कहाँ है जगह, है ना, एंगस इन स्कॉटलैंड. मिला आपको यहाँ पे रेफरेंस, स्कॉटलैंड के शोर पे वो वापस जा रहा है. इज इट क्लियर? ओके. So thick a haze overspreads the sky. Again you see the old English reference here. Spreads over the sky को उसने क्या किया है, कंडेंस फॉर्म में overspreads कर दिया. Can you all appreciate that? So now, अच्छा, जाते वक्त सन पूरा एकदम ये था, ब्राइट था, सनी था और शांत था, ओशन काम था. अब वो वापस आ रहा है लूट मचा के. अब क्या है? There is a haze, धुंध है, फॉग है. There is a haze on the sky. They cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day. At evening it had died away. मतलब कि पूरे दिन तो विंड बहुत स्ट्रांगली चल रही थी, मतलब शिप बहुत फटाफट आ गई. अब शाम में क्या हुआ है कि विंड थोड़ी सी कम हो गई है. समझ रहे हो बात को? On the deck, the rover takes his stand. So now again he is back on the deck. He is observing things. On the deck, the rover takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. So he said, okay, nothing to worry about. अंधेरा हो रहा है, but अभी चांद, मून लाइट आ जाएगी तो अपने को थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा. No problem. Canst hear, said one, the breakers roar? For methinks we should be near the shore. Now where we are, I cannot tell. I wish I could hear the Inchcape bell. So now another member of his team, of his डाकू लोगों का, पायरेट लोगों का team, is saying, यार, my judgment says that हम लोग shore के आसपास होने चाहिए अभी. We should be near the shore, but we cannot hear anything, we cannot see anything because of the darkness and we are not able to judge where we are. अगर इंचकेप बेल्स होती, जो हमने काट दी ना रोवर भाई साहब ने, अगर वो होती तो एटलीस्ट अपने को एक आइडिया आ जाता ऑफ where exactly we are in the middle of the sea. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along. अभी
ज्यादा हवा तो नहीं चल रही, सिर्फ ड्रिफ्ट चल रही, मतलब ऐसे वो स्लोली वो शिप जो है वो ड्रिफ्ट हो रही है, ऐसे पानी, मतलब पानी के करंट से ड्रिफ्ट हो रही है, आवाज तो कुछ आ नहीं रही, और वेव स्वेल जो है वो थोड़ी स्ट्रांग है. So though the wind had fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it's the Inchcape Rock. तो वो जब ड्रिफ्ट हो रही है वेसल और सडनली वो जाके बूम टकरा जाती है, एंड दे रियलाइज दैट वो लोग किससे टकराए, इंचकेप रॉक से जाके टकराए. सो ये उनके टाइटैनिक का ग्लेशियर था, समझ लो, है ना. Sir Ralph the rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. And so now, the moment this happens, Sir Ralph now starts understanding कि ये actually उसी की करनी का उसको फल मिल रहा है, कर्म का फल मिलता है ना, बोलते हैं ना अपन. So what you sow, you shall reap. English में ये phrase है, right? So he understands. He's now tearing his hair in frustration. He's like, यार मैंने अगर वो इंचकेप रॉक को नहीं काटा होता तो अभी हमको वार्निंग मिल गई होती और हमारी जो शिप है वो सिंक हो रही है वो नहीं हो रही होती. बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, अ साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल द डेविल बिलो वाज रिंगिंग हिज नेल. मतलब उसको जब वो उसको रियलाइज हुआ दैट ही इज गोइंग टू डाई, द बेल वॉज नॉट रियली रिंगिंग, वो तो वो बहुत दिन पहले ही काट चुका था. अब उसके दिमाग में हिज माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हिम. ही फील्स दैट द बेल इज रिंगिंग समवेयर एंड इट इज लाइक द डेविल इज गिविंग हिज फ्यूनरल अनाउंसमेंट, है ना. पुराने जमाने में जो चर्च होता था ना, टाउन का चर्च होता था, अभी भी होता है, आपको देखने मिलेगा, ये बहुत कॉमन है. टाउन का चर्च होता है, कोई मर जाता है, इफ somebody dies in the small city or the town, they ring the bell of that church, है ना. And that is like it's like an indication or a message to all the others around, okay, somebody from the community has passed away, right? So that is called the devil ringing the knell. Knell is basically your death sound, death bell, है ना. तो ये पूरा जो पोएम था, इसमें हम लोगों को ये समझना है कि राल्फ द रोवर ने जो काम किया उसका उसको थोड़े दिन बाद क्या मिला, फल मिल गया, जिसकी वजह से इंचकेप रॉक से ही टकरा के उसकी बोट जो है वो सिंक हो गई एंड ही एंडेड अप डाइंग. द पोएट इज नेम्ड रॉबर्ट साउथी, नॉट रॉबर्ट साउथ. इफ यू हैव अ प्रिंटिंग एरर प्लीज चेंज इट, ओके, साउथी. ओके, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस दैट दे हैव इन दिस पोएम. जस्ट डिस्कस देम. Prepare a word register related to marine life. More so from the poem. They've not mentioned that, but try कि आपको poem में से कौन से words मिल रहे हैं जो marine life से connected हैं. कौन से words है poem में जो marine life से connected है बच्चों? Waves हैं, yes. Pirates हैं, फिर tides हैं, tide बार आया है ना. मैरिनर आया है, डेक आया है शिप का, कील आया है शिप का, सीगल्स आया है, बर्ड्स आए ना, सीगल. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आए ना पोएम में जो आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि सी या मरीन लाइफ की बात हो रही है. करेक्ट है? यस, ओके. ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी आंसर, बट आई विल गिव यू एन आइडिया. Why I am doing this is because most of you have not opened your English textbooks throughout the 2 years. Okay, so at least you'll get an idea of what to write and how to write. Okay, then lighthouse का function क्या है? Lighthouse क्या होता है? सी के बीच में आपको, अपन तो मुंबई में रहते हैं, अपन तो बहुत बार देखते हैं यार, सी के बीच में दिखता है ना एकदम बड़ा सा टावर होता है, उसके ऊपर लाइट लगी होती है और वो ऐसे रोटेट होती रहती है ना. तो मेनली तो शो डायरेक्शन एंड देन warn about danger. yes, ये एक और होता है उसका पर्पस. और क्या पर्पस होगा लाइट हाउस का, थोड़ा दिमाग लगाओ. yes, to show where the shore starts. okay, to indicate the shore. ठीक है. और mainly 3, more than enough, है ना. और to send signals to other ships, ऐसे भी बोल सकते थे.
सेंड सिग्नल्स, है ना? ओके, देन यू हैव नेक्स्ट वन इज, हाँ, और कौन से रॉक्स आपको पता है जो रॉक्स फेमस है पूरे वर्ल्ड में? इस पोएम की बात नहीं कर रहा, वो इन जनरल पूछ रहा है कि कौन से रॉक्स वर्ल्ड में फेमस है, बताओ कहां पे कौन से रॉक्स फेमस है? महाबलीपुरम में अपने इंडिया में है बैलेंसिंग रॉक्स, देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब पे या रील्स वील्स में आते रहता है, वैसे फ्लोट होते हैं रॉक्स। अपने तो बहुत सारे हैं इंडिया में, तो कितने सारे रॉक्स फेमस है। फिर वो रामेश्वरम में आप जाओगे तो वो फ्लोटिंग रॉक्स नहीं है, राम लिखा है, डूबता नहीं है पत्थर, है ना? सुना है ना, रामायण में स्टोरी तो सबने सुनी होगी। असल में वो रॉक्स भी हैं, पता है ना, वैसे रॉक्स हैं, people go there to see them. Then you have the Colosseum in Rome. That's a rock. It's technically not a rock, it's a rock structure. Stonehenge is now the one of the a wonder of the world, ancient wonders of the world में आता है Stonehenge। वहां पे क्या है, रॉक्स ही है कि नहीं? फिर वो नोआ जो टैबलेट्स हैं जिनके ऊपर, रॉक टैबलेट्स हैं जिनके ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई है, ओल्ड हिब्रू बाइबल की, है ना? स्टोन टैबलेट्स जो बोलते हैं हम लोग। से बहुत सारे रॉक्स हैं जो ओवर द दिस थिंग फेमस है। माउंट रशमोर है जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के फेसेस कार्व किए हुए हैं, ठीक है ना? तो वो आपको ऐसे पूछ सकता है। देन नरेट अ स्टोरी वगैरह सब बकवास है, छोड़ दो। ओके, इस पोएम के कंटेक्स्ट में ये वाला जो मैंने अभी फ्रेज यूज किया था थोड़ी देर पहले, ये पोएम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, हिंदी में बोलते हैं ना। और व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट? इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए आप ये पोएम को यूज कर सकते हो एज अ रेफरेंस पॉइंट, है ना? What else can you give as a reference? What other well-known story can you narrate for these two phrases? तो यहां पर आप फेमस कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना? A lot of examples you have. Even Alexander the Great, हम उनको Alexander the Great बोलते हैं. He died a very painful death, very bad death. Why? Because he used to loot and plunder a lot of people in trying to make his kingdom, ना? तो आप उनका भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, एज यू सो सो शैल यू रीप में। समझ आ रही बात? ठीक है। अब ये नरेशन और ये सब वाला अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो वाले जो क्या बोलते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं थियरी में, है ना? चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक प्लेस्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक बिकॉज, क्यों उसने रखा भाई बेल, क्यों लगाई थी उसने? Because he wanted to warn the people, he wanted to warn the ships of the danger of the rock, right? इस तरह से mariners were grateful, क्यों? जो शिप में आते थे वो लोग क्यों ग्रेटफुल थे भाई एबॉट ऑफ एबरब्रथॉक को? Because he saved them from the destruction that could have been caused by the Inchcape rock, right? Then the result of the thick haze that covered the sky was that the crew could not see the land, right? The crew could not see land. सही बोल रहा हूं ना? See the shore, that is a better term, ना? यस। सो आप उनको वो नहीं दिखा, क्या बोलते हैं, शोर नहीं दिखा उनको, प्रॉपर कुछ डायरेक्शन नहीं दिख रहा था। ओके, सर राज द रोवर पुल्ड हिज हेयर इन फ्रस्ट्रेशन एंड कर्स्ड हिमसेल्फ। व्हाई? बिकॉज ही रियलाइज्ड ही इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ हिज ओन मिस्टेक, करेक्ट, है ना? बिकॉज ही रियलाइज्ड हिज ओन मिस्टेक, और ही रियलाइज्ड ही इज गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक। फिर उसके बाद है इवेंट्स। जो पोएम है वो पोएम में जम्बल्ड मैनर में जो इवेंट्स हुए थे वो जम्बल्ड मैनर में दिए हैं, उसको आप प्रॉपर सीक्वेंस में लगाओ। मतलब कि
केबीसी का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलिए देवी और सज्जनों, लगाइए इनको सही क्रम में। आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले क्या हुआ था? पहले शुरू में कम वेव्स थी कि ज्यादा वेव्स थी? स्टार्टिंग में कम वेव्स थी। अच्छा, उसके पहले एबर्ट, हाँ सबसे पहले तो एबर्ट भाई साहब ने, हाँ सबसे पहले तो बेल लगाई थी बहुत सालों पहले, ठीक है। फिर वेव्स कम थी, स्मॉल वेव्स थी, छोटी वेव्स थी, ठीक है। फिर रैल्फ भाई साहब आए, फिर उन्होंने बेल काट दी, मतलब ये हुआ रैल्फ बेंट ओवर द बोट। फिर थिक हेज आ गई, है ना। और फिर लास्ट में रैल्फ बाबा, जो सर रैल्फ द रोवर थे, उन्होंने अपने बाल नोचे, यानी he cursed himself and tore his hair in frustration. Yes? Okay. What are the qualities of Aberbrothock in your own words? आपको क्या लगता है जो एबर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक हैं, या जो थे सॉरी, वो उनकी क्या क्या क्वालिटीज थी? बेनेवोलेंट मतलब दूसरों का भला करने वाले, बेनेवोलेंट मतलब दूसरों का भला करने वाले, जैसे हमारे रतन टाटा है ना, बहुत सारा चैरिटी वगैरह करते हैं, या बिल गेट्स है। बिग हार्टेड, यस, बिग हार्टेड इज अ वेरी स्टूपिड टर्म टू यूज इन इंग्लिश, ठीक है। लार्ज हार्टेड बोल सकते थे, बिग हार्टेड। मर्सीफुल नहीं, मर्सी हम ये तब यूज करेंगे वेयर समबडी इज मेकिंग अ मिस्टेक और आप उस पर दया कर रहे हो। तो यहां तो वो अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे थे ना, ही वॉज नॉट फॉरगिविंग समबडी। क्लेवर, यस, ही वॉज स्मार्ट इनफ टू प्रिडिक्ट, वेरी गुड। स्मार्ट तो वो थे भाई, उन्होंने सोचा कि उतना दिमाग लगाया उन्होंने कि अगर हम बेल बांध देंगे तो भला होगा। अच्छा, ही वॉज केयरिंग, यस, केयरिंग पर्सन थे, है कि नहीं। वेल विशर थे लोगों के, ही वॉज अ वेल विशर ऑफ पीपल, यस और नो, है कि नहीं। एंड ही वॉज वेरी सेल्फलेस। हो सकता है वो ऐसा भी सोच सकते थे ना कि मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों उतना दूर जाऊं, वो बेल बांधू, क्या जरूरत है। बट right, so all these qualities you can see in Sir Ralph the Rover. Jealousy is the most incurable defect, justify। jealousy बहुत बुरी चीज है, क्यों? jealousy का मतलब क्या है? jealousy का मतलब है envy। it is one of the 7 cardinal sins ना, है कि नहीं। क्रिश्चियनिटी में ऐसा तो आप बताया जाता है, मतलब इन जनरल ऑल्सो ये कहा जाता है कि 7 डेडली सिंस है, उसमें से द वर्स्ट इज एनवी, सबसे खराब है वो। क्योंकि कोई कितना भी कोशिश कर ले वो आपकी जेलेसी को मिटा नहीं सकता, वो आपको अपने अंदर से मिटाना है। सो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इनक्योरेबल डिफेक्ट, राइट। व्हाट इज द रीजन व्हाई वुड यू बी जेलस ऑफ समबडी? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ट्राई एंड एनालाइज। आप जेलस क्यों होगे किसी से? If somebody is better, so there are a lot of people better than you. When will you start feeling jealous? When you have inferiority complex. समझे? हाँ, so आप जब तक आपको खुद का inferiority complex नहीं जाएगा ना, तब तक आप jealousy नहीं छोड़ पाओगे। सही बोल रहा हूं ना? हमसे अच्छे तो बहुत लोग हैं, मेरे से ज्यादा रिच है अंबानी, लेकिन मेरे को उससे jealousy नहीं है, मेरे को उससे inferiority complex नहीं है ना। आपको अपना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पहले छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी समबडी बेटर देन यू एंड देयर विल ऑलवेज बी समबडी वर्स देन यू। ये जस्टिफिकेशन आपको लिखना है। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट जेलसी इज, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर जेलस, एंड द ओनली रीजन यू आर जेलस इज बिकॉज ऑफ योर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यू हैव अ पुअर इमेज ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को कम समझते हो, इसलिए आप जेलस हो। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझोगे, अपने आप को अपनी एबिलिटीज पे भरोसा करोगे, तो आपको जेलसी नहीं होगी। सिंपल बात है, और यही आपको वहां पे आंसर में लिखना है। समझ में आया बच्चों? यस। द रोवर्स मर्थ वाज विकेडनेस, एक्सप्लेन दिस लाइन। मैंने आपको समझाया ना, रोवर्स मर्थ वाज विकेडनेस मतलब हिज माइंडसेट वाज नेगेटिव। वेरी गुड, हिज माइंडसेट वाज नेगेटिव। मैंने क्या बताया कि जो बदमाश लोग होते हैं, किसी ने द डार्क नाइट देखी है? 2008 में आई थी, क्रिस्टोफर नोलन, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। उसमें एक लाइन है, वो मीम भी आता है, सम मैन जस्ट वांट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न। जोकर जो दिखाया उसमें विलन को, उसका प्लान नहीं है, वो पैसे को भी फेंक देता है, वो सब कुछ ये कर देता है डिस्ट्रॉय, कि उसको मजा आता है। तो ये वैसे लोग हैं,
The rover's mirth was wickedness, which means he was happy only because in his mind he was making those wicked plans. वो जो पिक्चर में नहीं दिखाते, वो एक विलन होता है वो ऐसा इविल प्लान्स वैन्स बना रहा, तो बड़ा खुश होता है वो. आपकी वो एकता कपूर की सीरियल्स में आता है ना, सास बहू वाले, वो वैम्प होती है जो बड़ी खुश होती है कुछ प्लान वैन बना के. तो ये वैसे लोग हैं. So his mirth, his source of joy itself was his wicked plan. समझ में आया ये? तो ये ऐसे एक्सप्लेन करना है आपको. आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू ऑल बच्चों. मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हो, अपने वर्ड्स में लिख पाओगे, इतनी इंग्लिश तो आपको आती है ना? चलो, गुड. देन यू हैव some words in the poem are related to different parts of a ship or a mariner's life. Identify the terms. Oh, okay. So सबसे पहला है helps in steering the ship. Of course, the sails. Sails of the ship will help in steering of the ship. Then you have the lowest part of the ship, जो मैंने बताया नीचे जो होता है वो keel. That is your keel. जो बायो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनको तो वैसे भी पता होगा. कील हमारे बॉडी पार्ट भी होता है ना, कील बोन होती है ना. हील बोन नहीं बोल रहा हूं, वो अलग होती है. फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दैट शोज डायरेक्शन. एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, वो क्या है? दैट इज द बॉय. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अभय देओल बोलता है ना, बॉय. वो वाला बॉय नहीं है, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है. देन अनदर नेम फॉर अ शिप. ये तो इजी है. शिप का दूसरा नाम बोट है ना. बोट छोटा होता है, शिप बड़ी होती है, बट नाम वही है. और सिंकिंग साउंड. सिंकिंग साउंड में क्या लिखोगे इस पोएम में से? हाँ ना, एक बच्चा था, मेरा एक स्टूडेंट था पहले, वो गुड़गुड़, वो बोला था गुड़गुड़. मैं बोला पकड़ के मारूंगा तेरे को. गुड़गुड़ क्या होता है? गर्गलिंग क्या होता है? कौन सी साउंड होती है इंग्लिश में? गर्गलिंग साउंड. गुड़गुड़ नहीं लिखना है बच्चों. क्लियर? सो देन यू हैव दिस. देन बैलेड. बैलेड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में. बैलेड सिंपल भाषा में अगर कहें तो इट्स अ स्टोरी, इट्स अ पोएम दैट, जैसे इफ यू सी लाइक अपने जो भी बुक्स हैं, जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कोई भी पढ़ो, तो वो 4-4 लाइन के ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स है ना. तो पूरा जो बुक है वो पोएट्री फॉर्मेट में ही है, बट उससे कहानी पता चलती है, तो बैलेड हो गया, वो वैसा ही हो गया. सेम वे हियर. You can read through whatever is the ballad part and all. ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं जरा, थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच. किसी ने पूछा था ना फिगर ऑफ स्पीचेस, जिसको आप लोग पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हो. फिगर ऑफ स्पीच को आप क्या कहते हो? पोएटिक डिवाइसेस, है ना. तो इस पोएम में से इसके ऊपर क्वेश्चन गारंटीड है. हर पोएम वाला जो क्वेश्चन होगा आपका इंग्लिश पेपर में, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपके पोएटिक डिवाइसेस पे गारंटीड होने वाले, है ना. चलो, तो पहला उन्होंने आपको एग्जांपल करके दिया है. क्या? सर रैल्फ द रोवर. र साउंड रिपीट हुआ रैल्फ द रोवर का, तो एलिटरेशन हो गया. एलिटरेशन का मतलब क्या है? द साउंड ऑफ द वर्ड इज रिपीटेड. रैल्फ द रोवर. ओके. नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी. स्टर स्टर सी, तो ये एलिट्रेशन भी हुआ और रेपिटेशन भी हुआ, दोनों हुआ ना. यहां पे रेपिटेशन मतलब पूरा पूरा वर्ड ही रिपीट कर दिया, और एलिट्रेशन मतलब साउंड भी रिपीट कर दिया. तो एक ही लाइन में 2 अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकती है. एग्जांपल यहां पे समझ गया? समझा सबको? वर्ड रिपीट हुआ ना, स्टर स्टर रिपीट हुआ, और स स्टर स्टर सी एलिट्रेशन हो गया. ठीक है. On a boy in the storm it floated and swung. देखो यार, एलिट्रेशन तो हर लाइन में ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाता है. स वापस स्टॉर्म और स्वंग मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है. पर आप अगर इसको, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, on a boy in the storm it floated and swung. Can you see that the sequence of words is actually ulta? The bell was swinging and floating on a boy. ऐसा होना चाहिए ना, है कि नहीं? This bottle is hanging in my hand. अगर मैं ऐसे बोलूं, या मैं ऐसे बोलूं on my hand the bottle hung, उल्टा हो गया ना. तो वैसे अब पढ़ो तो आपको रियलाइज होगा that this is actually an inversion of words. समझा बच्चों? सॉरी.
yes or no? Yes, बढ़िया. Passive voice, active voice वैसा वाला. And floating and swinging, ये उसको attribute किया गया है. Okay? तो inversion है. Personification मत लिखना. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है personification, but it's not technically not a personification. Swinging is not a human quality. Anybody can swing. Anything can swing. No problem. Down sank the bell with a gurgling sound. Again inversion. क्यों? एक्चुअल क्या लाइन होनी चाहिए? ढंग इंग्लिश में लिखोगे तो द बेल सैंक डाउन विद अ गर्गलिंग साउंड, है ना? सही बोल रहा हूं? और गर्गलिंग, हाँ, गर्गलिंग एक आवाज है, गुड़गुड़ गुड़गुड़. आई लव दिस वर्ड, गुड़गुड़ एंड बुड़बुड़, है ना? तो ये क्या होगा? ये है ओनोमैटोपिया, है कि नहीं? जिसको बहुत सारे बच्चे ओनोमैटोपोइया भी बोलते हैं. पोइया नहीं है, onomatopoeia, which means the line where directly a word that indicates sound is used. Buzzing of the bees, hissing of the snake, ऐसा. Devil below is ringing his knell. Again onomatopoeia. Same हुआ ना? Ringing the knell मतलब obvious यार, तो direct onomatopoeia हो गया. The ship was as still as she could be. कोई भी बता देगा यार. स क्या है? Alliteration. Right? Okay. Now ship has been given she. ship को pronoun दिया है, तो ये क्या हुआ? ध्यान से देखो, पढ़ो उसको, सेंटेंस को. ship को pronoun दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना? तो ship को बोला है that it is still and has been given a pronoun she, which means ship को क्या किया? personify किया है. तो this is also a personification. समझ में आया बच्चों? Alliteration भी है और personification भी है. On the deck the rover takes his stand. Again बहुत simple. क्या है ये? Inversion है. क्यों? The rover stands on the deck. Simple. है कि नहीं? And last but not least, oh Christ. वो लास्ट में वो सरप्राइज होता है ना, oh Christ चिल्लाता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क है, उससे पता चल गया क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क से. कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच? It's an apostrophe. A direct address has been made to Christ, है ना? When you make a direct address to somebody, something or someone who is not present, that is called, when you are talking to, let's say you are sitting here and you are talking to the sun, right? That is an apostrophe. Or you are talking to God, आप God से आप कुछ direct कुछ बोल रहे हो, तो ये क्या है? Somebody who is not present ना, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उस फिगर ऑफ स्पीच को अपॉस्ट्रफी. समझ में आया? बहुत लोग अगेन इसमें यहां पर आपको बोलते हैं कि ये एग्जैजरेशन है, इसको हाइपरबली लिखो. नहीं भाई, एग्जैजरेशन नहीं है, ये हाइपरबली नहीं है, इट्स एन अपॉस्ट्रफी. इज दैट क्लियर? देन वी हैव एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. आपको सारे पोएम्स की एप्रिसिएशन आनी चाहिए. अच्छा, जब आप ये लिखते हो, क्या बोलते हैं, किसी भी पोएम का एप्रिसिएशन लिखते हो, राइट एन एप्रिसिएशन, तो पहली बात तो एप्रिसिएशन में आपको क्या लिखना है पहले ये समझ लो. क्या लिखना है? सो सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे? भाई ये रॉबर्ट साउथी ने लिखा है, तो आपको पोएट का नाम लिखना है. टाइटल ऑफ द पोएम क्या है? द इंचकेप रॉक. व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इट? इट्स अ बैलेड. व्हाट इज अ बैलेड? एक लाइन में वो भी बताना है. इट्स अ स्टोरी और अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ अ पोएम विद अ राइमिंग स्कीम. यस, व्हाट इज अ राइमिंग स्कीम बाय द वे? चेक करें, राइमिंग स्कीम चेक करें. जैसे ए बी बी, सब पैराग्राफ में वही है, चेक कर लें. ए बी है ना? ए बी बी का राइम स्कीम है. कितने स्टैंजाज हैं पोएम में? आपने गिने? 17 स्टैंजा है. 17 स्टैंजाज की पोएम है ये. 17 इसमें स्टैंजा है आपके, और ऐसे अलग अलग 4-4 लाइन के आपके स्टैंजाज हैं. हर एक स्टैंजा की राइम स्कीम ए बी बी है. आइडिया क्या है इस पोएम का? आइडिया ये है कि पहले तो आपको पूरी स्टोरी बताना है. द प्रेमिस ऑफ द पोएम इज कि टू एक्सप्लेन टू यू हाउ दिस होल इंसिडेंट ऑफ द इंचकेप रॉक टुक प्लेस एंड how the whole story began and ended
for that particular character, who was the main lead character, Sir Ralph the Rover. And he has been described as a person who's very wicked and evil and who wants to do no good. In fact, he wants to destroy the good that has already been done by others. देखो, खुद बुरा होना एक अलग बात है. वो खुद बुरा है, चलो ठीक है, वो जा रहा है, लूटपाट मचा रहा है, ठीक है. बट किसी और ने कुछ अच्छा काम किया, वो उसको भी बिगाड़ रहा है. ये इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ इविल, समझ रहे हो? ये आपको लिखना है उसमें अप्रिसिएशन में. व्हाई डू यू लाइक द पोएम? वो तो आपके ऊपर है भाई, क्या लिखना है. व्हाई डू यू लाइक? जैसे आई लाइक इट बिकॉज इट फॉलोज अ वेरी नाइस फ्लो वेयर आई कैन इमेजिन द होल स्टोरी अनफोल्डिंग बिफोर माई आईज, है ना? That is what I like about this format in general and this particular poem in general. Secondly, the last part is that it carries a very nice message. What is the message that carries, that this poem carries? As you sow, so shall you reap. That karma will always follow you and it will find you. है ना? ऐसे एक संस्कृत में एक श्लोक है ना, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो वेदंती मातरमः. मतलब a calf will always find its mother even among 1,000 cows. Same way, your karma also will find you wherever you go and whatever you do. संस्कृत में ऐसा कहते हैं. सेम वही आइडिया है जो इस पोएम में भी बताया, राइट? ओके, सो दैट वाज योर अप्रिसिएशन. देन लास्ट थिंग इज कॉम्पोजिशन. ये भी क्वेश्चन आपके पोएम्स में कंपलसरी आता ही है. मैंने जो पेपर पैटर्न वाला एक पूरा वीडियो बना के दिया है वो आप एक बार देख लेना ध्यान से बच्चों, ठीक है? कि कंपोज वाला पोएम जो क्वेश्चन है वो एक पक्का फॉर्मेट है, उस फिक्स फॉर्मेट है कि लास्ट में 4 लाइन कंपोज करने वाला आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हर पोएट्री में. तो उस पोएम की जो मेन थीम होगी उसके वजह से यहाँ पे सी है, उसके ऊपर आपको 4 लाइन कुछ भी कंपोज करके लिखनी है. लिख पाओगे आप लोग? तो जब भी आपको ऐसे 4 लाइन बनाने के लिए आए, स्मार्ट थिंग टू डू वुड बी जस्ट whatever lines you are familiar with in your either your mother tongue or Hindi or Marathi or Gujarati or whatever language you're comfortable with, just translate those lines and put it. Why again I'm saying this is because if you see the guide or the whatever books that are available in the market, 4 लाइन उन्होंने लिख के दी रहेगी, बट सारे बच्चे वही 4 लाइन लिखेंगे तो मार्क्स तो नहीं मिलने वाले ना. ये भी तो समझो आप बात को, है ना? तो आप 4 लाइन अपने मन से सिर्फ कोई भी पॉपुलर सॉन्ग की या किसी चीज की उस टॉपिक से रिलेटेड आप ट्रांसलेट करके लिख लो. पूरे सिलेबस में 5 पोएम है, 4-4 लाइन मतलब 20 लाइन आप याद करके जाओ. ये कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है. समझ गए बात? यस, ओके. तो जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं ना, द रिवर ऑलवेज ड्रेन्स इनटू द सी, या रिवर एंड्स अप मीटिंग द सी where the end of the sea would be. It's a thought that keeps me up at night. I think about it at the water side. Simple. पानी देख के मैं ये सोचता हूं कि भाई जब नदी समुद्र में मिल रही है तो समुद्र किस में मिल रहा है. सिंपल. समझे? बहुत बुरी पोएम लिखी है मैंने, लेकिन थोड़ी सी अप्रिशिएट कर दो यार, लिख दी. चलो, ओके. बट आपको जैसा मैंने कहा ना, क्रिएटिव नहीं होना है यार, सिर्फ सिंपल 4 लाइन लिखनी है और राइम स्कीम होनी चाहिए बस. ओके. एक्सपैंड ऑन योर ओन लाइंस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. फटाफट खत्म करते हैं. प्राइड गोज बिफोर अ फॉल. क्या होता है इसका मतलब? व्हेनेवर यू आर जस्ट अबाउट टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, यू रियलाइज योर पास्ट मिस्टेक्स. होता है ना, हम सबके साथ होता है. जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, हम वो खोल के चेक कर रहे हैं सीट नंबर डालने के पहले, तब हमको तभी याद आता है कि सी यार हमने पढ़ाई नहीं की थी यार, पढ़ लिया होता तो.
तो वैसा नहीं है, गलत, मजाक कर रहा हूँ. Pride goes before a fall. The best example is usually these thieves or crooks or warlords. हाँ, ये जब मरने वाले होते हैं तब इनका जो घमंड है वो चला जाता है. रावण from Ramayana is a very classic example. Then time and tide wait for no one. Means whatever is going to happen is bound to happen, and whatever is your fate, whatever is your destiny is going to happen to you, and you cannot change it. You cannot postpone it no matter what. Okay? Man proposes, God disposes. इसका मतलब चलो सिंपल सोचो. हाँ, प्रपोजल का मतलब कि आप चाहते हो कि ये हो, है ना? It's kind of your wish. So man proposes and God disposes means whatever you think should happen eventually ends up happening. ऐसा बहुत जगह पे आप ये सुनते होगे, पावर ऑफ अफर्मेशन. अरे सबसे बेस्ट तो वो शाहरुख खान ने जो चोरी किया ना डायलॉग ओम शांति ओम में, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में क्या समथिंग सम साजिश क्या व्हाटएवर शिद्दत से, और है ना. सो व्हेनेवर यू वांट समथिंग रियली बैड द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू टू अचीव इट. ये पाउलो कोएल्हो का एल्केमिस्ट का डायलॉग था. हाँ, जो शाहरुख खान ने मस्त हिंदी में चिपकाया. चोरी तो सुधरेगी नहीं ना बॉलीवुड की. तो वही मीनिंग यहाँ पे है. मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, विच मीन्स यू आर your own master. Whatever you propose, whatever you want, you ask for it and God will give you. Most of the time, not all the time, most of the time. समझ में आया? Man proposes, God disposes का meaning. And last तो simple है, look before you leap का मतलब think before you act. है ना? अपनी लोकल गुजराती भाषा में बोले तो हरक पदुड़ा नहीं बनने का मतलब डोंट बी ओवर एक्साइटेड. थिंक, शांति से सोच समझ के काम करो. सही है ना? Could you please don't get offended? I just like that word, that's why I use it. So think before you act, then pride goes before a fall, and all those simple. The poem begins with, without either sign or sound of their shock waves flowed. On the basis of these lines, explain the change in mood of the poem. तो स्टार्ट के 2 लाइन और एंड के 2 लाइन से आपको चेंज इन मूड क्या समझ में आ रहा है पोएम का? चलो बताओ. तो शुरू में ऐसा बोल सकते हैं कि मूड इज वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड पॉजिटिव भी बोल सकते थे. ब्राइटनेस की बात हो रही है और शांति की बात हो रही है ना. और एंड में क्या है? बहुत सारा केओस है, बहुत सारा डेंजर है, बहुत सारी नेगेटिविटी है. यस और नो? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एंड में वो है रेट्रीब्यूशन. रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों इंग्लिश में? मतलब इंग्लिश में तो रेट्रीब्यूशन होता है, हिंदी में उसका अर्थ क्या है? किसी चीज का आपको सबक मिलना. यू हैव टू बेयर रेट्रीब्यूशन फॉर योर एक्ट्स. मतलब कि आपको उसका फल, उसका रेट्रीब्यूशन मिलना ही चाहिए. ये सबसे मेन थीम है ना एंड की. सो दैट इज द मेन मूड ऑफ द पोएम, राइट? चलो. Then there are some navy and oceanography and all those are like weird things. चलो ठीक है, लास्ट के 2 ही क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं टाइम पास. क्या वैसे थोड़े से बकवास ही है ये बट रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन एंड ऑल क्या क्या है. ठीक है, क्या पूछ रहा है वो? रीड द फॉलोइंग ट्री डायग्राम एंड फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट. अच्छा, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाले, ये छोड़ दो, क्योंकि वहां पर आपको कोई वो फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन वाला फंडा नहीं है. ये आपके मतलब बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस या जस्ट फॉर योर एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है. ठीक है, वो बोल रहा है कि ये वेबसाइट पे जाओ और आप ढूंढो एंड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन लेके आओ. ये बकवास, ये आपको कोई नहीं पूछने वाला. हाँ, आप अपने नॉलेज के लिए कर लेना एग्जाम के बाद. सेम वे ये भी है ना, ये वाला छोड़ दो. ठीक है, यहां तक आपने ये पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया. I've tried my best to give you the answers for all the questions in your text back so that ये एग्जाम में जब आएंगे तो आप अच्छे से इनको आप लिख पाओगे. I hope that is clear बच्चों. चलो एंड करते हैं.